हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस फिर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्ती होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोग के स्क्रीन पर, कविता द राइज ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दे रहा है आप लोग को जॉन विलियम्स, ऑप्शन दे रहा है आप लोग को जॉन रोज, एस.टी. कॉलरिज अथवा स्टुअर्ट फॉयरस्टीन। तो यहाँ पे आपके देखिए एस टेस्ट का ये क्वेश्चन है और कब आया है तो 2019 में 12 में और 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आपके एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसमें क्या है सॉरी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। जॉन विलियम्स अमेरिकी लेखक है जो कि संपादक और प्रोफेसर भी थे। उन्हें अनेक उपन्यास में स्टोनर ऑफ ऑगस्टस के लिए जाना जाता है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को एस्टेट का ये क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? संख्या का पिरामिड, सभी उल्टे हो सकते हैं, अथवा जैव भार का पिरामिड, अथवा ऊर्जा का पिरामिड। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को कि संख्या का पिरामिड जो कि आपके सभी उल्टे हो सकते हैं, और थर्ड बोल रहे हैं कि जैव भार का पिरामिड। तो नहीं, यहाँ पे जो होना है कभी भी उल्टा नहीं होगा ना। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ना, ये कभी भी उल्टा नहीं होता है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र, तो जो यहाँ पे आपके दे रहा है ना, पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा उल्टा नहीं हो सकता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है कभी भी उल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊर्जा का पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाले ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। अतः ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। लिंडेमान नियम के द्वारा ऊर्जा का 10% ही अगले उपभोक्ता को प्राप्त होता है, जो कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है, एस्टेट का ही क्वेश्चन है आप लोग के प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष में मनाया गया था? यहाँ ऑप्शन दे रहा है आप लोग को 1974, 1971, 1972 अथवा आपके 1981। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, आपका जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष मनाया गया था? तो 1974 ईस्वी में। चलिए, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ये 5 जून आपका 1974 जो है ना, आपके पर्यावरण दिवस पे जरूर पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चाहे आपके CTET हुआ, UP टेट, ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम टीचर्स के रिलेटेड, वैसे हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। आपके 5 जून 1974, ठीक है। आपके पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में करी थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वायु प्रदूषण अधिनियम आपके 1981। ये टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलेगा, ये बस आप लोग देखना नहीं है, आप लोग को सिर्फ देखिए व्याख्या इसीलिए आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। वन्यजीव अगर संरक्षण अधिनियम आप लोगों से पूछेगा तो 1972, अगर वायु प्रदूषण अधिनियम पूछ रहा है तो 1981, और अगर जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो आपका 1974। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा आप लोगों को पता होगा। अम्लीय वर्षा जो होता है आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, अम्लीय वर्षा तथा डॉट 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 आपका तथा कि ऑक्साइडों के कारण होती है, किसके कारण होती है पूछ रहा है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है ना, सल्फर होता है। ऑप्शन देखना क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एस्टेट का क्वेश्चन है, आपके 19, 12 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को व्याख्या दे रहा है, अम्लीय वर्षा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है। इसका परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन जो होता है आप लोग के ऑक्साइड NOx वायुमंडल में उत्सर्जित होता है और पवन तथा वायु धाराओं द्वारा ले जाया जाता है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या होते हैं? जब अम्लीय वर्षा होती है और भूजल के रूप में नदियों, झीलों आदि तक पहुंचती है तो यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पौधे और जानवरों को प्रभावित करती हैं तथा यह कई इमारतों, आपके पुलों, स्मारकों, बाढ़ आदि में जंग भी लग जाती है। बाढ़ आदि में जंग का कारण भी यही बनती है जो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? तो भूजल के रूप में नदियों, झीलों आदि तक पहुंचती है। यह जलीय जो होती है पारिस्थितिक तंत्रों में पौधों, जानवरों को प्रभावित भी करती हैं तथा यह कई इमारतों, पुलों, स्मारक, बाढ़ आदि में जंग का कारण भी आपकी अम्लीय वर्षा बनती हैं। ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियाँ किससे जुड़ी होती हैं? आपके झारखंड टेट का 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, प्राणी, पौधे अथवा खाद्य जल। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, पूछ रहा है आप लोगों से कि कौन से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियाँ किससे जुड़ी होती हैं। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला, पौधे, प्राणी और खाद्य जल। अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खाद्य जल जो होता है प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियाँ आपके खाद्य जाल से जुड़ी होती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियां खाद्य जल से जुड़ी होती हैं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती हैं तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए फैक्ट है। यहाँ पे आप लोग देखिए, जो उपभोक्ता होते हैं, कौन सा, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो आप बोलेंगे परपोषी गुण। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता में आपके परपोषी उपभोक्ता जो कि आपके जंतु आते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं प्रीडेटर्स। क्या बोलेंगे? प्रीडेटर्स। जो जंतु जो होते हैं दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं सर्वभक्षी। वो सर्वभक्षी होते हैं, ठीक है। प्रकृति का महत्व जो आपके होता है किसे कहा जाता है? तो अपघटक आपके जीवाणु या कवक को बोला जाता है प्राकृतिक का महत्व, ठीक है। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं आपके अपघटक। जो आपके जीवी होते हैं अजीवी घटक में जो संबंध स्थापित करते हैं उनको अपघटक बोला जाता है। खाद्य श्रृंखला में जो होता है प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक ही दिशा में होता है। ये सारे आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक एक टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला में अगर पूछे कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है तो एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। अभी आप लोगों ने पढ़ा, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? तो आपके खाद्य जाल में। ऊर्जा का प्रभाव जो होता है एक ही दिशा में होते हुए कई पथों तक गुजरता है, उसे खाद्य जाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों के स्क्रीन पर, एक स्थान की वायु नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? खाद्य श्रृंखला के, मौसम के, प्राणी के अथवा इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम की बात हो रहा है, अजैव का कारक निर्धारण कर रहा है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर मौसम हो जाएगा। यहाँ पे वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक निर्धारण करते हैं आपके मौसम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी भी स्थान पर आपके, ये झारखंड टेट का क्वेश्चन था, 2012 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। किसी स्थान की वायु नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक का निर्धारण करती है। मौसम द्वारा किया जाता है। मौसम किसी स्थान पर विशेष किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति को दर्शाती है। इसमें अनेक कारकों हवा, ताप, दाब, उसके बहने की गति और दिशा, बादल, कोहरा जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। मौसम वह स्थिति है जिसमें दिन प्रतिदिन तथा महीनों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, दर्शाता है, जबकि जलवायु जो होता है लंबे समय में घटित होने वाली स्थिति को दर्शाती है। जो आपकी जलवायु होती है वो आपकी लंबे समय तक जो समय घटित होता है उसको दर्शाती है, और जिसमें दिन प्रतिदिन तथा महीनों में होने वाले बदलाव को आपका मौसम होता है उससे दर्शाता है। जैसे आपका कोहरा हुआ, बादल हुआ, ताप, दाब, हवा, ये सारे आपके मौसम में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों के स्क्रीन पर। मानव भूगोल। मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिक तथा मानव समाज का अध्ययन है। प्रत्येक की पृष्ठभूमि है। यह कथन आपका किसने दिया है? रेडजेल द्वारा, ये भी झारखंड टेट का क्वेश्चन है। हाइट एवं रैनर द्वारा, अथवा जॉ बुन्स द्वारा, अथवा बीडर डे ला ब्लॉस द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल द्वारा। क्या के? रेडजेल के द्वारा मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिक तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है। यह कथन आपके रेडजेल ने दिया था। झारखंड टेट आपके 2016 का क्वेश्चन है। मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिक तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि मानी जाती है। यह कथन फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल के जनक द्वारा दिया गया है। रेडजेल जो थे विश्व के प्रथम पूर्ण मानव भूगोलवेत्ता माने जाते थे। उन्होंने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में संस्थापित किया है। रेडजेल ने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव जीवन की व्याख्या पर्यावरण के संदर्भ में प्रस्तुत करा है और विभिन्न प्रादेशिक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य के रहन सहन, उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाएं तथा संस्कृति आदि भौतिक पर्यावरण के अनुसार निर्धारित होती है। सबसे पहले रेडजेल ने मानवीय पक्ष के भौगोलिक अध्ययन के लिए एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग करा है। रेडजेल को नियतिवाद का प्रतिपादक भी माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक टॉपिक देखते चलिएगा। हाँ, एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए व्याख्या में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा कहाँ से घुमा के पूछ दे आप लोग को तो पता नहीं है ना। अगर आप लोग एक एक पॉइंट मतलब अच्छे से देखते चल रहे हैं ना, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और कहीं से भी क्वेश्चन पूछे फिर दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो नियतिवाद के प्रतिपादक किसको माना जाता है? आपके फ्रेडरिक रेडजेल को। रेडजेल की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। पॉल विडाल लाब्लॉस ने संभववाद की विचारधारा, अगर आपसे संभववाद की विचारधारा पूछे किसने दिया था? आपके ब्लॉस ने दिया था, पॉल विडाल लाब्लॉस ने। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोग को। वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, अथवा घास के पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वन का पारिस्थितिक तंत्र। और कब का क्वेश्चन पूछा गया है? तो सीजी टेट में 2016 का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, दिए गए प्रश्न के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं वन की पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का जो क्रम होता है, उत्पादक, फिर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। झाड़ियाँ आपके, फिर खरगोश, फिर भेड़ियाँ, फिर शेर, वनस्पतियाँ, टिड्डा, मेंढक और सर्प आते हैं। ये सारे आपके पारिस्थितिक तंत्र के जीवधारियों का क्रम है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है कि निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत आपके नहीं आता है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना या कार्यान्वित करना, अथवा निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। तो यहाँ पे सीजी टेट का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे जो बोल रहा है नहीं आता है, तो नहीं आएगा। आपके रिकॉर्ड करना तो आता है आपके परियोजना कार्य में ही आएगा। फिर लागू करना या कार्यान्वित करना, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना भी आएगा, लेकिन परिस्थिति प्रदान करना ये आपके परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता। और यही आपका यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर ही जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। पारिस्थितिक प्रदान करना परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना पद्धति में शिक्षा
यहाँ पे कौन कौन से आपके परियोजना कार्य के लिए आते हैं वो भी आप लोग को ऑप्शन वाइज दिया है। चुनना आएगा, नियोजन करना आएगा, निष्पादन करना आएगा, फॉलोअप किसी प्रोजेक्ट का फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है, मूल्यांकन करना, आपका रिकॉर्डिंग करना, परियोजना कार्य के प्रस्ताव से लेकर पूर्ण होने तक पर पूरा रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। तो 6 परियोजनाएं जो होती हैं यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों के, कौन सा जो खाद्य श्रृंखला होता है सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? जो सर्वाधिक संख्या में आपके पाया जाता है, ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता अथवा अपघटक। जो खाद्य श्रृंखला होता है सर्वाधिक, जिसमें खाद्य श्रृंखला सर्वाधिक पाया जाता है, आपके अपघटक में होता है, ना कि आपके प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में नहीं। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है कि अपघटक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत और क्षयकारी पदार्थों को खाते हैं और जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ते हैं। अपघटक के अंतर्गत बैक्टीरिया होता है, कवक और कई अन्य सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। अपघटक खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वे कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ और अन्य पोषक तत्वों को तोड़ते हैं जो उनके विकास के साथ साथ पौधे के विकास के लिए भी उपयोगी होते हैं। अपघटक के बारे में आप लोग समझे कि अपघटक जो होता है आपके ऐसे जीव होते हैं जो मृत और क्षयकारी पदार्थों को खाते हैं और जटिल यौगिकों को सरल यौगिक में तोड़ देते हैं। अपघटक के अंतर्गत आपके बैक्टीरिया होगा, कवक होगा, कई अन्य सूक्ष्मजीव भी शामिल होते हैं। अपघटक जो होता है खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वे कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ और अन्य पोषक तत्वों को तोड़ते हैं जो उनके विकास के साथ साथ विकास के लिए उपयोगी भी होता है। नेक्स्ट है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव जो है एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? कल का क्लास जिसने भी देखा होगा, ये जो आप लोग को टॉपिक है ये आप लोग को पहले प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन आज देखिए इसमें बोल रहा है ना, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव है जो एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? तो जंतु पलवक, पादप पलवक, मछली, मेंढक। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली जो होती है ना, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव जो है एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है। इसके में चलिए एक से अधिक इसमें पोषण जो संस्तर होता है इसे पोषी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तालाब जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में मछली एक से अधिक पोषण पोषित स्तर पर कब्जा कर लेती है। तालाब जो होता है पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में आपके फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक होते हैं जिनका सीधे होता है जो प्लैंक्टन और मछली द्वारा उपभोग किया जाता है और इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। हालांकि मछली जो होती है, मछली जो प्लैंक्टन या यहाँ तक कि अन्य छोटी मछलियों को खाकर या अन्य ट्रॉफिक स्तरों पर उपभोक्ता के रूप में भी कार्य कर सकती है जो आपकी मछली होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट नहीं, आप लोग का क्लास लंबा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आपका सबको क्लास बढ़िया लगा होगा। और हाँ, अगर आप लोग को बढ़िया लगे ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा ताकि आप लोग के लिए से भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।